नमस्कार। एबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 के अंतर्गत परमाणु एवं अणु। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम परमाणु की खोज, परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु के प्रति, आधुनिक परमाणु के प्रति, अणु, रासायनिक सूत्र, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के जो केमिस्ट्री के वीडियो थे उनमें हमने पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय के अंतर्गत हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अध्याय 3 के इस भाग 1 के अंतर्गत हम मुख्य रूप से परमाणु की खोज, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं परमाणु एवं अणु। परमाणु किसे कहते हैं, इससे समझने से पहले हम अपने पुराने वीडियो को याद करते हैं, पुराने अध्यायों की तरफ चलते हैं। शुरू के 2 अध्याय में मैंने आपको पदार्थ के बारे में समझाया था। हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं। सामान्यतः हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं, जो जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं, तो हमने एक छोटा सा प्रयोग देखा था कि ये पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को, जो वस्तुएं हैं, अगर हम इनके कणों को तोड़ दें, जैसे अगर मिश्री की एक बड़ी डली है और हम उसको तोड़ते जाएं तो वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर लास्ट में एकदम बारीक कण में विभक्त हो जाएगी। तो एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम अणु या परमाणु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के कणों को, अगर इन वस्तुओं को तोड़ते जाएं, विभाजित करते जाएं, इनके कणों को और अधिक विभाजित किया जाए तो इन कणों की एक अंतिम सीमा आ जाएगी। वह अंतिम सीमा के बाद उस किसी पदार्थ के कण को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और कणाद ने इसी कण को परमाणु के नाम से, मतलब उन्होंने तो ये बताया था कि जब किसी भी पदार्थ के कणों को हम विभाजित करते हैं तो कण की एक ऐसी अंतिम अवस्था आएगी जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता और उस कण में उस पदार्थ के सारे गुण निहित होते हैं, जिसे वर्तमान में आज हम परमाणु के नाम से जानते हैं। जो कपुदा कालायन नामक जो ऋषि महर्षि हुए थे, उन्होंने कणाद की इस संकल्पना को और विस्तृत रूप से समझाया। 18वीं शताब्दी के पश्चात जैसे जैसे और खोज बढ़ती गई और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होता गया, वैसे वैसे परमाणु के बारे में हमें और अधिक जानने को मिला। ये जो परमाणु होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं जिनको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, इन्हीं कणों के मिलने से तत्व, यौगिक, इन सभी का निर्माण होता है। और ये जो तत्व, यौगिक, इनके निर्माण से ही नए पदार्थ बनते हैं। तो जब कभी भी परमाणु अणु आपस में मिलकर तत्व, यौगिक के रूप में या नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक संयोजन की प्रक्रिया के द्वारा ये नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब ये रासायनिक संयोजन की प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो कुछ नियम फॉलो करते हैं, मतलब इनके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं जिसके अंतर्गत या उन्हीं नियमों के आधार पर रासायनिक संयोजन की प्रक्रिया होती है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लवाइजे और प्राउस्ट नामक वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन से संबंधित 2 नियम दिए। एक तो क्या नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और दूसरा नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। हम एक एक करके इन दोनों नियमों को समझते हैं। रासायनिक संयोजन के नियमों के अंतर्गत सबसे पहला जो नियम आता है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया
बनती है उसमें दो विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो अभिक्रिया से पूर्व उनका जितना द्रव्यमान होता है अभिक्रिया के पश्चात भी उनके द्रव्यमान का मान हमें उतना ही प्राप्त होता है। इनके द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे हम एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्रयोग के लिए हम इन दोनों निम्न में से कोई भी एक जोड़ा, कोई भी एक तत्व, मतलब ये इन यौगिकों का हम ले सकते हैं, जो या तो हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाकर लेंगे या फिर हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन बनाकर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.343 ग्राम। अब हम 10 ml जल में इन दोनों का अलग अलग विलयन बना लेंगे। दोनों का अलग अलग विलयन बनाकर एक शंक्वाकार फ्लास्क में इस प्रकार डालेंगे कि जैसे ये फ्लास्क है, तो इस फ्लास्क में ये जो विलयन है ये वाई विलयन है, यानी यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। और यहाँ जो ये छोटी परत नली है, इस छोटी परत नली में हम एक्स विलयन डालेंगे, यानी हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का 10 ml जल में जलीय विलयन बनाकर उसको हम किस में डाल देंगे, इस छोटी परत नली में डाल देंगे और धागे के साथ इस फ्लास्क में लटकाकर ऊपर कॉर्क लगा देंगे। और दूसरा जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट के विलयन को हम इस फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। अब इन दोनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये जो परत नली का जो विलयन है वह इस फ्लास्क के विलयन में नहीं मिल पाए। पहली बार में तो ये परत नली का जो विलयन है वो इस फ्लास्क के विलयन में बिल्कुल भी समाहित ना हो पाए। अब बहुत सावधानी पूर्वक इस पूरे उपकरण को हम तोल लेंगे और उसका मान ज्ञात करके नोट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसी धागे की सहायता से बहुत धीरे धीरे एक्स विलयन को वाई विलयन के अंदर मिला देंगे। जब हम मिलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और मिलाने के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात इस पूरे एपरेटर को वापस हम तोलेंगे। और जब हम इसका द्रव्यमान देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों का द्रव्यमान समान है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ये क्रिया हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं। पहली जो अभिक्रिया होगी जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा। इसी तरह से जब हम बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl और बेरियम सल्फेट बनेगा। तो इस प्रकार इन विलयनों के माध्यम से हम ये समझा सकते हैं कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले लवाइजे नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के इस नियम को समझाया था। उन्होंने बताया कि जो यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर निर्मित होते हैं और जो जब कभी भी कोई भी यौगिक किसी भी तत्व से अगर निर्मित होते हैं तो बनने वाले यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। चाहे तत्व किसी भी स्रोत या किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात यौगिकों का जब निर्माण होता है तो जो तत्व होते हैं वो तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान या निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जल एक यौगिक है जिसका निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। तो जल के अंतर्गत अगर हम इनके अनुपात में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 के अनुपात में ही उपस्थित होता है। इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कहाँ से, या जल का स्रोत हमने कहाँ से लिया है, या जल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहीं से भी प्राप्त हो, जल के अंतर्गत हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एक निश्चित अनुपात होता है वह 1:8 होता है। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन
अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वह 14:3 होता है। अर्थात ये 3 उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में